27 का डी, 28 का ए, 29 का सी, 30 का सी, सॉरी 30 का डी, 31 सी, 32 बी, 33 बी, 34 सी, 35 बी, 36 सी, 37 सी, 38 बी, 39 सी, 40 ए, 41 बी, 42 बी, 43 ए, 44 बी, 45 डी, 46 ए। इसके आगे आज करोगे। इसमें से कुछ डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ फिर। सर वो जो वीआई ग्राफ रहता है ना सर, मुझे उसमें प्रॉब्लम। वीआई ग्राफ और इसमें डाउट्स बताओ या जो 29 और सर 42 और 43। 42 और 43 और 31। यस सर। बस इतना ही। $29 and 31 and 42 and 43। और कोई है? $29, 31, 42, 43 और वीआई कर्व। क्वेश्चन नंबर 29 सब लोग देखिए, सबके पास शीट है। क्वेश्चन नंबर 29 शांति से पढ़िए, 1 मिनट दूंगा फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। पढ़िए। पढ़ा? अब मेरी बात सुनिए। सपोज एक रोबोट है, एक साईफाई का रोबोट भी तो था, क्या नाम था उसका? जो भी था, सर क्या? एक रोबोट की मूवी भी तो आई थी।
क्या नाम था उसका? ठीक है रोबोकॉप। रोबोकॉप। मैं इंटरस्टेलर को बता दूं 2.2 अरे रोबोकॉप, रोबोकॉप नहीं देखा मूवी? रोबोकॉप, रोबोट पुलिस वाला रहता है। खैर, तो ये रोबोट है, इसकी कुछ बैटरी है, इसकी कुछ एनर्जी है ना? मैं एग्जैक्टली टेक्निकली नहीं बोल रहा हूं, एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल नहीं ले लोगे आप। इसकी कुछ पावर है, इसकी कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी हर्डल 1, मतलब जितने हर्डल्स आएंगे उसके सामने, उसको खर्च करने में यूज में लेता है वो, और बहुत इंटेलिजेंट रोबोट है। ओके, अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा है, सुनिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट को 12th में भी यूज करके आप किरचॉफ्स लॉ वगैरह सॉल्व कर पाओगे, जो कि इतना मुश्किल नहीं रहता है, तो यहीं पे समझ में आ जाएगा। और ये 29 में कंफ्यूजन क्यों आया ये भी समझ में आ जाएगा। सपोज इसको हम लोगों ने 100 जूल्स एनर्जी दी, तो हर्डल 1 क्रॉस करने में उसमें 5 सेकेंड लगाए, हर्डल 2 में 10 सेकेंड लगाए, और इसमें 5 सेकेंड लगाए। ठीक है, तो उसने एनर्जी कैसे स्पेंड की होगी? उसने एनर्जी कुछ प्रपोर्शन में स्पेंड की होगी। x1, x2 और x3 ये तीनों मिला के उसने 100 जूल से स्पेंड कर दी होगी। ओके, अब हम लोगों ने उसको डिजाइन ऐसा किया है कि अगर हम उसको ज्यादा एनर्जी के साथ भेजते हैं, ज्यादा एनर्जी के साथ ट्रैक पे भेजते हैं, पाथ पे भेजते हैं, सर्किट में भेजते हैं, तो वो जब लास्ट में निकल के आएगा तो वो जीरो एनर्जी से निकल के आएगा। इस बार अगर वो जीरो एनर्जी से निकल के आएगा, इस बार अगर वो जीरो एनर्जी से निकल के आएगा, तो उसने हर एंड पे कुछ ज्यादा एनर्जी खर्च की होगी, क्योंकि हर एंड पे कुछ ज्यादा एनर्जी खर्च की होगी, हर एंड पे कुछ ज्यादा एनर्जी खर्च की होगी, तो उसको टाइम कम लगा होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये रोबोट आपका इलेक्ट्रिक करंट है, और ये जो हर्डल्स हैं ये सर्किट के रेजिस्टेंसेस हैं, और ये जो एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है। समझो, रोबोट कुछ हर्डल्स के थ्रू जा रहा है और अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर रहा है। उसी तरह जितना भी इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो रहा है, जितना भी सेटअप हो रहा है, ऑब्वियसली उसको कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक करंट को सीरीज में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको ध्यान है। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है मुझसे, ये सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सीरीज कनेक्शन का क्वेश्चन है। दो रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो जो करंट निकलेगा बैटरी में से, हाइपोथेटिकली बात चल रही है, जो करंट निकलेगा बैटरी में से वो कुछ पोटेंशियल के साथ निकला। जैसे ही फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वहां पे वो कुछ पोटेंशियल खर्च करेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस आएगा वहां पे कुछ वो पोटेंशियल खर्च करेगा। अब वो करंट को पोटेंशियल बचा के जाना नहीं है कहीं पे, तो उसको पता रहता है आगे कितने रेजिस्टेंसेस आने वाले हैं, वो उनमें अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल खर्च कर देता है। जो करंट निकलता है सेल से वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट निकलता है, वो जितने भी रेजिस्टेंसेस आएंगे उनमें टोटल पोटेंशियल खर्च कर देगा, और बिल्कुल कैलकुलेटिव करता है। कम रेजिस्टेंस आए कम पोटेंशियल खर्च करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस आए ज्यादा पोटेंशियल खर्च करेगा। जिस प्रपोर्शन में रेजिस्टेंस बढ़ा आया उस प्रपोर्शन में ज्यादा रेजिस्टेंस खर्च करेगा। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं एक, सपोज एक बैटरी है जिसमें कुछ इसके दोनों टर्मिनल्स के अबाउट V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप किसी भी सर्किट से कनेक्ट करो। मैं आगे सर्किट बनाने वाला हूं। इसका करंट का क्या काम है? इधर से निकलना, पूरे सर्किट के पाथ से इधर घुस जाना। और सर्किट में मेन चीज होती क्या है? रेजिस्टेंस उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर करंट को अपना जो पोटेंशियल है वो खर्च करना पड़ता है, वो निकाल देना पड़ता है।
सर्किट में से अगर मैंने एक रेजिस्टेंस निकाला, कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए सर्किट में, उसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल के या एक रेजिस्टेंस पे फोकस करके, पूरा निकाला नहीं, एक रेजिस्टेंस पे फोकस करके मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस V वोल्ट है तो ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखेगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखेगा Vx माइनस Vy, वो पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखेगा, और वो ऑब्वियसली लेस देन V रहेगा, क्योंकि V तो वो पोटेंशियल है जो सारे रेजिस्टेंसेस का, सीरीज की बात कर रहा है, सारे रेजिस्टेंस का क्यूमुलेटिव खर्च होगा। जितना समझ में उतना ठीक है, सिंपल तरीका तो बता ही दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का लास्ट में, जितना समझ में उतना ठीक है। तो अगर मैं पूरा सर्किट बनाता हूं, अभी इसको ऑफ रखता हूं, एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है R2, या इसको ले लेते हैं अपन हाफ ऑफ द अदर वन, R/2 और R, और मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब यहां पे करंट बैठे बैठे सोच रहा है, हाइपोथेटिकल बात चल रही है अपनी, करंट बैठे बैठे सोच रहा है बैटरी में, यार कितना रेजिस्टेंस है, 3/2 R रेजिस्टेंस है टोटल सर्किट का, आपको पता है सीरीज में ऐड हो जाता है, तो इतना रेजिस्टेंस है और मेरा वोल्टेज इतना है, तो मुझे खुद को वैल्यू कितनी लेनी है वो कैलकुलेट करके निकाल देगा। V = IR या I = V/R से वो वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल देगा। अगर आप इस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करते हो, इस केस में सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 3R, तो वो I खुद की वैल्यू एक पर्टिकुलर रख लेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब I की क्या इच्छा है? I की क्या इच्छा है कि वो पूरे सर्किट में एक ही स्पीड से चले, I इज द फ्लो। तो चार्ज की क्या इच्छा है कि वो पूरे सर्किट में एक ही करंट मेंटेन करके चले। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही रास्ते में कहीं पे ज्यादा स्पीड है, कहीं पे कम स्पीड है, ऐसा हो सकता है क्या? टेक अ एनालॉगस ऑफ अ रोड ऑन विच कार्स आर मूविंग। अगर किसी रोड पे कार्स कंटिन्यूअसली मूव कर रही है और किसी पॉइंट पे ड्यू टू सम रीजंस कार की स्पीड कम हो जाती है, ड्यू टू सम रीजंस कार की स्पीड कम हो जाती है, तो असर पूरे ट्रैक पे पड़ेगा। हाँ या ना? ही हाँ या ना? यस सर। अगर पूरी रोड में किसी पॉइंट पे कार्स की स्पीड कम हो जाती है तो पीछे वाली कार्स आगे कैसे जाएगी? उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस सर्किट में, तो अगर कहीं पे तेजी से मूव कर रहे हैं और कहीं पे स्लोली मूव कर रहे हैं, तो जहां पे स्लोली मूव कर रहे हैं वहां कंपैरेटिवली अक्यूमुलेशन हो जाएगा, और अक्यूमुलेशन के कारण पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा, तो वो भी स्लो हो जाएंगे अपने आप। थोड़ा सा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। ओके, समझ में आया? तो पूरी सीरीज में एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो होना चाहिए, और वही मैं समझाने भी वाला था सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। ठीक है, यहां पे समझा दिया। क्योंकि करंट को चाहिए कि मैं R1 से भी उसी स्पीड से निकलूं, क्योंकि चार्जेस को चाहिए कि मैं R/2 से भी उसी स्पीड से निकलूं, R/R से भी उसी स्पीड से निकलूं। तो जो एनर्जी है, अगर मेरे को स्पीड मेंटेन रखनी है R/2 में भी और R में भी, तो जो बेसिक मेरी एनर्जी है, जो मेरे पास चीज है खर्च करने के लिए, जो मेरा पोटेंशियल है, वो R में ज्यादा खर्च होगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू R/2। अब अगर मैं दूसरा केस लेता हूं और इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूं,
तो टोटल जो सेट करंट है वो तो कम हो ही जाएगा। पिछले केस में जो टोटल सेट करंट था और इस केस में जो टोटल सेट करंट है ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। वही क्वालिटी की कार्स, वही कंपनी की कार्स एक रफ रोड पे मूव हो रही है। दिस ट्रैक इज मोर रेजिस्टेंट इन कंपैरिजन टू द अर्लियर। तो वही कंपनी की कार्स एक रफ ट्रैक पे मूव हो रही है, तो नेट में जो एवरेज स्पीड रहेगी वो कार्स की वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब करंट कम हो जाएगा सर्किट का। करंट तो कम हो गया ठीक है, बट करंट के पास पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही है अभी भी। और वो जो नई स्पीड है उसको 2R में भी मेंटेन रखना चाहता है और R में भी मेंटेन रखना चाहता है। पिछले केस से तो स्पीड कम हो गई है, बट पूरे सर्किट में ये जो नई स्पीड बनी है, नया करंट बना है, वो मेंटेन रहेगा 2R के थ्रू भी और R के थ्रू भी। तो ऑब्वियसली 2R के थ्रू उसको ज्यादा पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा इसमें से, मतलब V1 यहां खर्च करेगा, V2 यहां खर्च करेगा, V1 प्लस V2 वो उसका पूरा पैसा था, वो पूरा अमाउंट था जो लेके आया था टोटल V, और यहां पे V1 ग्रेटर देन V2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सर्किट, और यहां पे मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, एक छोटी सी डिवाइस लगा दी जिसमें मैं नॉब के हेल्प से रेजिस्टेंस फिक्स कर सकता हूं इसका। पहले ऑप्शंस नहीं देखेंगे, पहले डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस तो आपने देख ही लिए होंगे और ऑप्शंस कंफ्यूज कर दिया होगा ऑप्शंस ने आपको, और कोई बुरी बात नहीं है कंफ्यूज होना। कंफ्यूज हो मुझसे पूछो, टीचर से पूछो अपने, बहुत ही अच्छी बात है, उसी से अच्छी पढ़ाई होती है। तो पहले ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करूंगा तो टोटल सर्किट में करंट बढ़ जाएगा। एक तो ये बात हुई। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो टोटल सर्किट में करंट कम हो जाएगा। ये दूसरा केस हो गया। ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। दोनों केस में जो पोटेंशियल वोल्टेज जो खर्च करने वाला है करंट, वो सेम है, वो जितना बैटरी प्रोवाइड करिए उतना है। वोल्टेज स्पेंडिंग विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस कम है और यहां पे V1 खर्च हो रहा है, यहां पे V2 खर्च हो रहा है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल V। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस कम है इन कंपेयर टू द अदर रेजिस्टेंस, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस कम है इन कंपेयर टू द अदर रेजिस्टेंस, तो V1 विल बी लेस देन V2, क्योंकि करंट जो अपना एनर्जी खर्च करेगा वो कम रेजिस्टेंस पे कम करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस पे ज्यादा करेगा, बिकॉज इट हैज टू मेंटेन इट्स स्पीड इन बोथ द रेजिस्टेंस। और अगर मैं V1 को बढ़ाता हूं तो जो V2 की वैल्यू आएगी वो कम आ जाएगी V1 से। अगर मैं V1 को अगर मैं R1 को R2 से बढ़ा देता हूं तो जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल वहां पे खर्च हो रहा है वो ज्यादा आ जाएगा, तो इसकी रीडिंग लोअर आ जाएगी। तो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द यूज ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एज शोन बिलो। तो उसमें कुछ ऑप्शन है, उसमें मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। 3 ऑप्शन है। टू चेंज द वोल्टेज अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, तो वो जो करंट जो उस पे वोल्टेज यूज कर रहा है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो वोल्टेज 2 बचा हुआ वोल्टेज V2 आएगा वो भी वेरी कर जाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, टू चेंज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर। अगर मैं R1 को चेंज करता हूं तो R2 की वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं। R2 डिपेंड्स ऑन माय मटेरियल एंड माय, मतलब ज्योमेट्री एंड माय मटेरियल। कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना बड़ा सेल लगाया, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस मेरे वायर या अप्लायंस पे डिपेंड करता है। वायर कितना मोटा है, कितना लंबा है, किस मटेरियल का है, या कौन सा अप्लायंस है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो टू चेंज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टेंस नहीं,
अब सर्किट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, दूसरे रेजिस्टर्स नए लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैरेलल में लगा रहे हो, सीरीज में लगा, कुछ भी कर रहे हो, इंडिविजुअल वायर का या इंडिविजुअल डिवाइस का रेजिस्टेंस आप बाहर से ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर रेजिस्टेंस ऑल्टर करना है किसी चीज का तो उसके बेसिक में, उसके मटेरियल में चेंज करना पड़ेगा, उसके जिस चीज से वो बना है या उसकी ज्योमेट्री में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाला गलत है। थर्ड, टू चेंज द करंट फ्लो थ्रू द फिक्स्ड रेजिस्टर। हाँ, अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर को ऑल्टर कर दूंगा तो पूरे सर्किट में ही रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिक्स रेजिस्टर के थ्रू भी चेंज हो जाएगा। तो इट्स आंसर शुड बी सी। 29th का आंसर शुड बी सी। समझ में आया तो हाँ बोलिए। बढ़िया, ज्यादा तो नहीं खींच दिया मैंने। किसको नहीं आया? अन्वेष। सिंपलर पार्ट से मैं समझा देता हूं। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉइंट लिखेंगे। इफ द टोटल रेजिस्टेंस चेंजेस इन अ सर्किट, करंट विल चेंज। इफ द टोटल रेजिस्टेंस चेंजेस इन अ सर्किट, करंट विल चेंज। तो ये सी पॉइंट सही हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, एडिंग अ रेजिस्टेंस टू द सर्किट does not change, adding a resistance to the circuit does not change या cannot change the resistance of already existing resistors। तो ये सेकेंड पॉइंट गलत हो जाएगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से। फर्स्ट पॉइंट को समझने के लिए, when we attach resistors in series, the total potential difference when we add resistors in series, the total potential difference is shared by all the resistors। तो यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करोगे तो वो जो पोटेंशियल यूज कर रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो जो फिक्स रेजिस्टर है जिसके अबाउट वोल्ट मीटर लगाया है, उसके अबाउट वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर भी नहीं आया तो एक और बार देखिएगा और अलग से भी पूछ सकते हैं। आ गया। थर्टी फर्स्ट, एक बच्चे ने मुझसे VI ग्राफ भी पूछा है, तो VI ग्राफ समझाते हुए 31st क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। बच्चे ने मुझसे VI ग्राफ भी पूछा है, तो VI ग्राफ समझाते हुए ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्राफ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो। हाँ प्रियांशी बोलो। उसको सॉल्व किया तूने? हाँ मैंने 30 तक ही करा अभी तो। 30 तक हो गए? वेरी गुड। हाँ। तू नॉर्मल इमेजेस ले उसकी। हाँ मैंने इमेज तो ले ली, उस पर है ना वो नहीं आ रहा नीचे, मतलब डालने के लिए। MCQ शीट जहां पोस्ट की वहां पे नहीं आएगा। जो डेली वर्क सबमिशन जहां पे है ना, वहां पे आएगा। हाँ ओके। ठीक है। हाँ। चलिए, मैं VI कर्व समझा रहा था। VI कर्व में, पोटेंशियल करंट कर्व में, किसी सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अबाउट जितना करंट है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अबाउट जितना करंट है और जितना पोटेंशियल है, उसको मेजर करते हैं। एक इंस्टेंस पे
करंट और पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे करंट और पोटेंशियल, तो करंट सपोज इतना है और पोटेंशियल इतना है, तो ये मार्किंग हो जाएगी। करंट सपोज इतना है, पोटेंशियल सपोज इतना है, इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ओके, अगर ओमिक डिवाइस का सर्किट है, अगर ओमिक डिवाइस का सर्किट है, तो ये जो मार्किंग्स रहती है वो कुछ इस तरह से आएगी कि जब इनको ज्वाइन करोगे तो दे विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। मेरी नहीं बनी, बट दे विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। इसी सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा दो, ये मैंने रेजिस्टेंस चेंज करके बड़ा रेजिस्टेंस यूज कर दिया, तो जो आपका ग्राफ है वो ज्यादा स्टीपर आने लगेगा। अगर कम कर दो तो कम आने लगेगा। ऐसा कैसे, वो मैं समझाता हूं आपको। एक ये पॉइंट समझिए कि R इज इक्वल टू V बाय I होता है। ग्राफ पे V और I अगर प्लॉट कर रहे हो तो V बाय I भी प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ पे V और I अगर प्लॉट कर रहे हो ऑलरेडी, तो V बाय I भी प्लॉट कर सकते हो। मतलब प्रॉपर V बाय I की वैल्यू प्लॉट कर सकते हो। कैसे? सपोज ये ग्राफ, और इसमें 2 पॉइंट्स में ले लेता हूं, 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे एक सेट ऑफ V एंड I और दूसरा सेट ऑफ V एंड I मिल जाएगा। एक सेट ऑफ V एंड I यहाँ पे मिल गया और दूसरा सेट ऑफ V एंड I यहाँ पे मिल गया। 9th में बहुत प्रैक्टिस की है। X और Y की एक वैल्यू प्लॉट करिए, X और Y की दूसरी वैल्यू प्लॉट करी, तीसरी वैल्यू प्लॉट करी, और ऐसा। तो मैं 2 वैल्यूज के बीच में खेल रहा हूँ। तो मेरे को किस लाइन पे फोकस करना है? इस लाइन पे फोकस करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो इस लाइन पे V की वैल्यू है V1 और इस पॉइंट पे V की वैल्यू है V2। और ये मैं किस डिफरेंस से दिखा सकता हूं? इस डिफरेंस से। और इस डिफरेंस को मैं यहां पे भी मार्क कर सकता हूं। दिस लेंथ इज V2 माइनस V1, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करा है आपने इसी साल। एंड दिस लेंथ विल बी I2 माइनस I1, मतलब डेल I और डेल V। मतलब अगर मैं डेल V और डेल I की वैल्यू निकालूं, डेल V और डेल I की वैल्यू निकालूं यहां पे, तो मेरा आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब डेल V और डेल I की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। उतना समय नहीं है मेरे पास। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो यहां पे बन रहा है, और इसका अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, इफ दिस इज थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, जो कि यहां पे चाहिए हमको फॉर दिस ट्रायंगल, दिस इज इक्वल्स टू P बाई B। तो डायरेक्टली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मतलब अगर मुझे थीटा मिल जाए तो टेबल, ट्रेन की पूरी टेबल रहती है, टेबल में से देख के मैं डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू बता सकता हूं। मुझे V1, V2, I1, I2 कैलकुलेट करके ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो tan थीटा है, इसको नाम देते हैं स्लोप। अगर आपने ठीक से सुना होगा मेरी बात और रिलेट की होगी, तो आप ये बात समझ पाएंगे। स्लोप ऑफ अ VI कर्व, और ये tan थीटा मतलब टेंजेंट। Slope of a VI curve gives me resistance at that point. Slope of a VI curve gives me resistance at that point. अब अगर मेरा VI curve straight line नहीं है, अगर मेरा VI curve straight line नहीं है, जरूरी नहीं है स्लोप सबको समझ में आए, बट सॉल्व करना सबको आ जाना चाहिए। अगर मेरा VI curve straight line नहीं है, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है कुछ इस तरह का है, तो इस पूरे कर्व में हर पॉइंट पे आपका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। इसलिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब डायरेक्ट ग्राफ में नहीं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ करंट, और वो करंट से फिर ग्राफ पे स्विच करोगे। एट I नॉट करंट आई नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस। तो इस पे रेजिस्टेंस कितना आएगा? यहां पे आपको क्या खींचना पड़ेगा? टेंजेंट।
जिसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हो। और मैथमेटिकली टेंजेंट निकालना है तो लंबी प्रोसेस है। लंबी प्रोसेस क्यों है? क्योंकि आपको दो चीजें सीखनी रहेगी, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो कि कुछ बच्चों को आती है, कुछ बच्चों को क्लिक कर गई है, 9th में पढ़ाई है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और दूसरी चीज जो पढ़नी पड़ेगी वो पढ़ने पड़ेगा डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि ऐसे इजी होता है, समझने में मुश्किल नहीं है, बट नई चीज है, न्यू चीज है, तो वो एक क्लास में 10 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा। अब ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसका आप डायरेक्ट, सपोज ये 30 डिग्री बना रही है तो tan 30 की वैल्यू निकालो और बोल दो कि इस पॉइंट पे ये जो भी कर्व जिस भी डिवाइस का है उसका रेजिस्टेंस इतना इतना है। तो हमसे क्या पूछा है? यहाँ पे हमसे पूछा है 31 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा है द VI ग्राफ ऑफ द वायर इज गिवन बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आई नॉट के अबाउट बताया, इनने वी के अबाउट बता दिया, वी के अबाउट पूछ लिया, तो वी के अबाउट भी देख सकते हो। वी से इस तरह से कर्व तक चले जाओ और वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। और आपको एग्जैक्टली टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ आप V बाय आई की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ग्राफ में दी हुई है। टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब ग्राफ में पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वैल्यूज नहीं दी रहेगी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट V इज इक्वल टू 2 वोल्टेज। तो 2 वोल्टेज पे करंट कितना है? ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बना हुआ है। 2 वोल्टेज पे करंट कितना है? 2 वोल्टेज पे करंट आपका 1 एम्पियर के आसपास आना चाहिए इसके आंसर के हिसाब से। तो ये फर्स्ट पॉइंट गलत बना हुआ है, सेकंड पॉइंट को कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट सही बना हुआ है। अबाउट 10 वोल्टेज, 10 वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट कितना है ग्राफ में देखेंगे सब, कोई बोलेगा नहीं। 10 वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट कितना है? बिल्कुल सही, 4 एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V बाय आई, दैट इज 2.5 ओम। तो आपका आंसर आ जाएगा 31st का C। देख लेते करेक्ट है क्या? C सही है। तो जिसने भी डाउट पूछा है मैं वापस क्लियर कर दूं, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बना है। वो जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट नहीं बता रहा है, बट वहां पे 1 एम्पियर होना चाहिए। तो आप जो सेकंड चीज पूछिए 10 वोल्ट, उसके अबाउट कर लो। समझ में आया? थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा भी आया तो चलेगा मेरे को। रेस्पॉन्स ग्राफ 10 से 15% बच्चों को समझ में आता है। ग्राफ 10 से 15% बच्चों को समझ में आता है। ये इजी था तो 20 से 25% बच्चों को समझ में आता है, आना चाहिए एटलीस्ट। अब अपने आप को ले लो कि आपको अगर 50% भी समझ में आया है तो बहुत अच्छी कंडीशन है। और इस तरह की चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं एट प्लेसेस। तो अगर 50% समझ में आया हो तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वी कैन डिस्कस मोर। वाह। क्वेश्चन नंबर 42। सब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42। डायरेक्ट मैथमेटिकली बताता हूं, पहले सिर्फ लिखता हूं। जैसे बुक में सॉल्यूशन पढ़ते हो तो बोलती तो है नहीं बुक, तो वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आता अपन को। तो मैं भी वैसे ही ट्राई करता हूं, मैं लिखता हूं। आप कोशिश कीजिए समझने की, नहीं समझ में आएगा तो फिर वर्बली समझाऊंगा।
made of material which is A and A by B has the same dimensions as A, but it is made of the material which has half the resistance of resistivity. ये क्वेश्चन में गिवन है, ये समझ में आता है आपको? अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो सॉल्यूशन दूर नहीं होगा, फॉर्मूला लगाओगे सॉल्यूशन हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर आज मेरी दीक्षा सर। करण, हाँ मतलब आप आ तो जाना क्लास में, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप मेरे सामने बैठ के, एग्जैक्टली क्लास नहीं है बट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप बैठ के। सेम टाइम है बेटा, रोज़ का 7:30। अच्छा तो सर मैंने जो अभी वो ज्वाइन करके रखे उस पे आप किसी और बैच को पढ़ा रहे थे क्या? हाँ 7:30 सेम टाइम है। ओके तो फॉर ए, हेलो, हाँ, फॉर ए वी कैन राइट द फॉर्मूला 16 इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। फॉर बी, ये जो रेजिस्टेंस अननोन है, रेजिस्टेंस आर बी इज इक्वल्स टू रो बाय 2 एल बाय ए, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये रो एल बाय ए की वैल्यू आपको पता है 16, ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर बी हो गया 8। ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, लॉजिकली भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि डायमेंशन सेम है, रेजिस्टिविटी इतनी हो गई तो क्या फर्क पड़ना चाहिए रेजिस्टेंस पे। बोलिए समझ में आया कि पूरा वापस समझाऊं? आगे से ऑन द सेम बेसिस 43 कर पाओगे? थोड़े से रेशियोज ज़्यादा दिए हैं, तो जैसे बचपन में करते थे, इफ मोहन एंड मोहन्स फादर हैव देयर एजेस इन रेशियो 1:4, 3:7, तो एक की एज को 3x ले लेते थे, एक की एज को 7x ले लेते थे। लगभग उसी तरह से करना है यहाँ पे 43 में। अप्रोच कर पाओगे 43 को? अगर कर लोगे तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं बता दूंगा तो विल मिस एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। इट्स अप टू यू। सॉल्व करके बताऊं तो बोल दो, करके बता देता हूं। खुद से कर लोगे तो बोल दो। चलो ट्राई तो करना खुद से। बोर्ड्स के पहले तो बता ही दूंगा, तो ट्राई तो जब तक करो खुद से। एग्जाम में तो मिस नहीं होने दूंगा, जब तक ट्राई करो खुद से, हो जाए तो। ओके, आज इस चीज में हमारा टाइम चले गया। मेरे को आज जो पढ़ाना था, 14 बच्चे कौन कौन ने लीव कर दिया यार? अन्वेश नजर रखा कर कौन कौन लीव करता है। अन्वेश नजर रखा कर कौन कौन लीव कर देता है जल्दी। नहीं ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स है, तो मैं ट्राई करता हूँ या तो इसका वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, या एक क्लास और लगेगी इसमें। जो पढ़ाना था आज वो तो रह ही गया, एक क्लास और लगेगी, कम से कम 90 मिनट्स लगेंगे प्रॉपरली पढ़ाने में। तो नेक्स्ट वीक में देखते हैं, मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। ओके, कल क्लास है क्या? कल
कॉन्सेप्ट वालों का केमिस्ट्री लगेगा, सरना सर लेंगे, और ग्रेविटी वालों का आई सपोज हार्दिक सर लेंगे, केमिस्ट्री ही लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बाय बाय। सर वो आंसर की आप भेजोगे क्या? जो साइंस का टेस्ट हुआ था, ठीक है, हार्दिक सर से मैं डिस्कस करके आंसर की पोस्ट कर दूंगा। आंसर की फॉर हाफ ईयरली साइंस उसी टेस्ट के साथ में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। कुछ मुझसे पूछ रहे हो क्या? कितने आए ऋषभ? आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
हेलो, गुड इवनिंग। हेलो हेलो। गुड इवनिंग सर। Priyanshi, I'll not be teaching today. Class for ninth will be just a practice class. So you can join if you want. And Priyanshi, I won't be teaching in class today. The class will be just a practice class. So if you want, you can join or not. It is not mandatory to join. Okay. दो तीन मिनट शुरू कर रहे हैं बस। अभी दो क्लासेस है, 9th और 11th, दोनों क्लासेस बैठी हुई हैं। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स का भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं आज 11th क्लास की क्लास को पढ़ाऊँगा। 9th क्लास वाले क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी काफ़ी सारा होमवर्क है करने के लिए। जैसे आपको पूरा NCERT के 2 एक्सरसाइजेज हैं सॉल्व करने के लिए, उसके अपार्ट MCQ शीट है सॉल्व करने के लिए आपके पास। तो ये दोनों चीज़ें सॉल्व करें और हमारे क्लासरूम के जो पोस्ट बना हुआ है, पोस्ट योर डेली होमवर्क हियर, वहाँ पे पोस्ट करें। ओके, आज आपका सेल्फ स्टडी क्लास है 9th वालों का, बट यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे और जितनी देर क्लास चलेगी उतनी देर में अपना होमवर्क जो कल दिया था उसको पूरा कंप्लीट करके पोस्ट करेंगे जहाँ पे स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, अथर्व समझ में आया क्या करना है? करा ना? वो एक्सरसाइजेस तो कर ली थी, तो फिर वो MCQ क्वेश्चन शीट से लूँगा तो? हाँ, MCQ क्वेश्चन शीट कर लीजिए। उसमें आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जो 35 क्वेश्चन है उसमें से सिलेक्ट करने पड़ेंगे जितने पड़े हैं, बट वो मेजोरिटी हो जाएंगे। करण,
करण, मैं एक लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, वो ट्रायंगल्स की फर्स्ट क्लास की लिंक है, आपकी फर्स्ट क्लास मिस हो गई थी ना? यस सर। मैं लिंक पोस्ट कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप ट्रायंगल्स पढ़ लेंगे। ग्रुप में सर? यहीं पे पोस्ट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। ओके। इलेवेंथ वाले बच्चों की 2-3 मिनट में शुरू कर रहा हूँ बस। इस लिंक को ओपन करके देखो करण, ये प्ले हो रही है क्या? हो रही है करण प्ले? एंगल बाइसेक्टर बनाया था, क्यों? कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर बनाया था। चलिए 11th के स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखेंगे। दोनों स्टूडेंट्स आ गए हैं। देवाशीष, देवाशीष, इलेवेंथ का देवाशीष, श्रेया, ग्रेट। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें वर्क डन हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा। अगर आपने 9th में वर्क डन प्रॉपरली पढ़ा है तो 9th में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मैंने 9th का एक्सटेंशन ही पढ़ाया है ज़्यादातर अभी तक, तो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ये पढ़ा है, राइट? जब भी एग्जाम्पल देते थे, एक बॉक्स, इस पे इतना इतना फोर्स लग रहा है, इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो कैलकुलेट करो वर्क डन। वो क्वेश्चन आता था हमारा। एक बॉक्स है, उस पे इतना इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट रहता था हमेशा। पर क्या रियल लाइफ सिचुएशंस में फोर्स कांस्टेंट रहता है क्या? सपोज एक कार है, बन गई, अच्छी कार बन गई आज, टायर छोटे बन गए। सपोज एक कार है, उसका इंजन इस कार को फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसका इंजन इस कार को एक कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड करेगा तो कार स्मूथली चलेगी क्या? नहीं, झटके से चलेगी, बहुत ज़्यादा मैक्स स्पीड भी नहीं जाएगी और बिल्कुल झटके से पिकअप होगा और झटके से आगे चलेगी। मतलब उसका पिकअप, उसकी इंक्रीज इन स्पीड स्टैटिक से जब वो
काइनेमेटिक में आएगी, डायनामिक में आएगी, मूविंग कंडीशन में आएगी। जब वो ड्यूरेशन बहुत अनइवन रहेगा, वो बहुत ड्यूरेशन रफ रहेगा पैसेंजर्स के लिए। इट इज लाइक एक बेबी का क्रेट है, क्रेट ही बोलते हैं ना इसको, उसमें बेबी सो रहा है, बच्चा सो रहा है उसमें। मदर को इसको कहीं ले जाना है, ट्रॉली बोल दो, इस ट्रॉली को कहीं ले जाना है, तो जब वो शुरू करेगी ट्रॉली मूव करना, ऑब्वियसली शी विल वांट कि बेबी का नींद डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो बहुत धीरे से फोर्स लगाएगी, बहुत धीरे से फोर्स लगाएगी और धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जाएगी, हल्का हल्के से फोर्स बढ़ाते जाएगी जिस भी स्पीड तक उसको ले जाना है वहाँ तक। या आप एक ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, तो पहले आप कम फोर्स लगाएंगे जब आपका कांटेक्ट बनेगा, फिर जब आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी, जब आप अच्छा खासा फोर्स लगाने लगेंगे, हो सकता है मैक्सिमम लगाने लगे, फिर ब्लॉक मूव होने लग जाएगा और अच्छी स्पीड पे पहुंच जाएगा, थोड़ी सिग्निफिकेंट स्पीड पे पहुंच जाएगा, फिर आपका फोर्स वापस रिड्यूस हो जाएगा। सो फॉर रियल लाइफ सिनेरियो द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो हम लोगों को कैलकुलेट करते आना चाहिए वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब इफ दिस वेरिएशन, ध्यान से सुनिएगा, इफ दिस वेरिएशन इज लीनियर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ मास लिया था वैसे ही हम एक एवरेज फोर्स ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपका बॉक्स है, उसको आपने पुश किया कुछ डिस्टेंस तक और आपका फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा था 10 न्यूटन से 20 न्यूटन तक, तो आप इन सब को हटा के एक एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो 15 न्यूटन। बट कब? जब आपका फोर्स लीनियरली वेरी करता रहे, क्योंकि उसका एवरेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ सर ये एवरेज निकाल कैसे दिया, कि बस मैथमेटिकल प्रूफ कि एवरेज निकाल कैसे दिया, तो ठीक है मैं उसका मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा थोड़ी देर में। बट अभी मैं और जनरलाइज्ड बात करना चाहता हूं कि ये जो वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, ये फोर्स कैसा भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं इसका वेरिएशन लीनियर रहे या कोई पर्टिकुलर इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड रहे। ओके, अगर मुझे फोर्स के वेरिएशन को दिखाना है, अगर मुझे फोर्स के वेरिएशन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूं बताइए। अगर मुझे किसी चीज़ के वेरिएशन को, किसी वेरिएबल के वेरिएशन को एक्सप्रेस करना है कि ये इस तरह से वेरी कर रहा है, तो मैं कैसे लिखूं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ करण। सर वो 9th मैथ के क्लासरूम को ज्वाइन करने का कोड नहीं भेजा आपने। हाँ अरे मैं कल बताया था तो चले गया था, मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। जल्दी से लिख, स्मॉल में WR65ZPD, WR65ZPD। ओके सर। नोने में आ गए क्या? हाँ देवाशीष, देवाशीष अभी क्या करना है, मैं अभी 11th क्लास ले रहा हूँ, आपको जितना होमवर्क दिया था उतना बैठ के कंप्लीट करो इसी लिंक पे मेरे सामने ही, और लास्ट में जितना भी हो उसका मेरे को सबमिशन देना है। आपको पता है सबमिशन कहाँ देना है,
एनसीईआरटी की अगर एक्सरसाइजेस हो गई आपकी तो आपको एमसीक्यू शीट जो पोस्ट की थी ट्राइंगल्स की वो करनी है। ओके, 11th क्लास मैं बोल रहा था कि जो वेरिएशन है, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट, किसी चीज के वेरिएशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि वेरिएशन अलग अलग तरह के होते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन, ऑब्वियसली ग्राफ, ये एक इक्वेशन, बट इक्वेशन समझ में थोड़ी आती है कि आती है। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं f इज इक्वल्स टू -3s प्लस 50, तो इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो क्या कि विथ डिस्प्लेसमेंट f इज डिक्रीजिंग, विथ इंक्रीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट f इज डिक्रीजिंग। इस इक्वेशन को देख के आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो क्या? पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरह का, और पहले मेरे को x और y के एक्सिस पे लिख देना चाहिए, अब लिख देता हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज फोर्स। इससे समझ में आता है ना कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ फोर्स कम होते जा रहा है। तो ग्राफ और इक्वेशन दोनों से मैं वेरिएशन रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बट ज़्यादा सुंदर तरीका ग्राफ है। अब एक रैंडम वेरिएबल अगर फोर्स मैं बनाऊं तो ऐसा कुछ बना सकता हूं, कितना भी रैंडमाइज्ड बना सकता हूं, मैंने ऐसा बना दिया। मतलब एट सर्टेन पोजीशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट, मैं बीच में आ रहा हूं क्या, एट सर्टेन पोजीशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं भी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे हूं, एट सर्टेन पोजीशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट यू कैन गो अप टू द ग्राफ टू कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट मतलब डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पे बोल रहा हूं। सबको पता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके अबाउट आप डिपेंडेंट वेरिएबल को देखोगे, मतलब किस डिस्प्लेसमेंट पे मोशन हो रहा है। अब उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको रिवाइंड कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, स्लो मोशन में कर सकते हो। तो उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे जो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं उस समय, वो आप इस ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो। ओके, हाउ टू कैलकुलेट, वर्क डन।